हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 6। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने ये देख लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, परफॉर्मेंस के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, या कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाए, या टाइम पीरियड लैप्स हो जाए, या लॉ के अंदर ये ऐसा चेंजेस हो जाए जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता, या फिर मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अभी बाकी है और जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं वो है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो साहब, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो टाइप से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो नाम से क्लियर है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच है। ध्यान रखना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट 5 से 7 क्वेश्चन बता दूंगा, उससे बाहर शायद पेपर में ना आए। ओके, देखो एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, नाम से क्लियर है। एक्चुअल ब्रीच दो तरीके से हो सकता है। एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू। देखो, जिस टाइम में परफॉर्मेंस पूरा करना था उसी टाइम में एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो काम करना ही नहीं है। जिस टाइम परफॉर्मेंस पूरा करने की बारी आई उस मेन टाइम पे उस मेन पार्टी ने मना कर दिया, मुझे तो परफॉर्मेंस पूरा करना ही नहीं है, अपनी ऑब्लिगेशन मना कर दी। ऐसे ब्रीच को कहते हैं एक्चुअल ब्रीच एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू। दूसरा, टाइम पीरियड पे ड्यू नहीं हुआ लेकिन परफॉर्मेंस करते वक्त जब पहली पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस पूरा कर रही थी उसी टाइम उसने मना कर दिया कि चाहो अपना परफॉर्मेंस करो चाहे मत करो, मुझे तो अपना परफॉर्मेंस पूरा करना ही नहीं है। ऐसे ब्रीच को कहते हैं अपन एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल से समझना, एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे दो पार्टी ने आपस में एक दूसरे के लिए एग्रीमेंट किया। क्या दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन था? यस। तो एक्चुअल ब्रीच कब होता है? जब पहला केस, जब फर्स्ट पार्टी अपना एग्रीमेंट पूरा करने के लिए, अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए वर्क कर रही थी, तो उसके दौरान ही दूसरी पार्टी ने मना कर दिया कि मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करूंगा, चाहो तो आप अपना ऑब्लिगेशन पूरा करो या मत करो। ओके। या फिर दूसरा, हकीकत में जब फर्स्ट पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उस टाइम पे वो मना कर रही है, वो कहलाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या कहलाता है? एंटिसिपेटरी ब्रीच, वर्क उसकी परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले ही उसने मना कर दिया। परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले ही उसने मना कर दिया कि मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मैं काम करना ही नहीं चाहता हूँ, उसे ब्रीच को कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सोचो, ए और बी की शादी होनी थी। शादी होने से पहले दोनों की एंगेजमेंट हुई आज के 3 महीने पहले, और ये डिसाइड किया गया कि शादी होनी है आज के 3 महीने बाद, यानी अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में शादी होनी है, और जून में उन दोनों की एंगेजमेंट हुई। अब शादी तो सितंबर में होनी है, दोनों में से किसी एक पार्टी ने जून के अंदर ही आफ्टर एंगेजमेंट, या जुलाई के मिड में, जुलाई के एंड में, अगस्त के मिड में, अगस्त के एंड में, बिफोर मैरिज एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को मना कर दिया, सगाई तोड़ दी कि मुझे तो शादी करनी नहीं है। ऐसा ब्रीच कहलाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले ही अपनी इंटेंशन मना कर दी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल ब्रीच क्या कहलाता है? शादी के दिन जाके अगर दूल्हा मना कर दे या दुल्हन मना कर दे या दुल्हन भाग जाए शादी के दिन, ऐसे ब्रीच को कहते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर? अरे अगर कोई पार्टी पहले ही मना कर रही है, पहले मना कर दिया, तो दूसरी पार्टी के सामने ये ऑप्शन है कि वो एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच समझ सकती है, और या फिर टाइम पीरियड पूरा होने तक का वेट कर सकती है, या लीगल एक्शन ले सकती है। जैसे सोचो, ए ने बी को शादी करने से मना किया, अब बी के घर वालों के पास क्या ऑप्शन है? या तो बी के घर वाले शादी टूटी हुई समझे और वो उसके रास्ते, अपन अपने रास्ते, या फिर बी के घर वाले हो सकता है कि भाई नाराज़ हो, क्या पता समझ में आ जाए, समझाइश के बाद क्या पता मान जाए, वो शादी की डेट तक का इंतजार करें, और या फिर उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच भी समझा जा सकता है और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। बताओ, ऐसी बात अपन पहले कहाँ पढ़ के आ चुके हैं? अरे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एग्रीड पार्टी होती है उसके पास भी क्या ऑप्शन होता है? चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझ लो, वही ऑप्शन एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर होता है। आगे, लेकिन एक्चुअल ब्रीच को कैंसिल करने पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एग्रीड पार्टी के पास? पहला, रेसिशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन का मतलब है एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझ सकती है, या कैंसिल समझने का मतलब वॉइडेबल समझ सकती है, और एग्रीड पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट डैमेज के लिए कंपनसेशन का क्लेम कर सकती है, मॉनेटरी कंपनसेशन का क्लेम कर सकती है। ऐसा सब करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि इंजर्ड पार्टी को राइट मिले। अगर ऐसा राइट उसको नहीं दिया जाए तो ऐसे तो कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, और मेन टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बारी आएगी तब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर देगी।
तो इसीलिए इन सबसे बचने के लिए उसको दो ऑप्शन दिए गए। क्या क्या रेमेडीज दी गई? पहला, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान सकती है, अपने आप को एग्रीड पार्टी मान सकती है, और उसका जो भी लॉस हुआ है ऐसे लॉस को रिकवर करने के लिए, डैमेज को रिकवर करने के लिए उसके ऊपर कंपनसेशन का क्लेम कर सकती है। ऐसे रूल को कहते हैं द रूल कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशंस। द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशंस, ध्यान रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कंपनी में था। ओके। तीसरा, कितने टाइप का डैमेजेस के क्लेम कर सकती है? देखो सीक्वेंस में बढ़ते चलना। पहला, दो टाइप के ब्रीच, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। फिर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो और डैमेज मांग लो। अब डैमेज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला लिक्विडेट डैमेज और दूसरा अनलिक्विडेट डैमेज। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एग्रीड इन एडवांस द अमाउंट पेबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच। जैसे सोचो दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही तय कर लिया था कि अपने दोनों में से अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीछे हटती है तो दूसरी पार्टी को उसको कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब कंपनसेशन की अमाउंट पहले प्री डिसाइडेड है तो उसे कहते हैं लिक्विडेट डैमेज। लेकिन जस्ट अपोजिट कंसिडरेशन कंपनसेशन की अमाउंट पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद कोर्ट के इंटरफेयर के थ्रू डिसाइडेड की जा रही है, तो ऐसे डैमेज को कहते हैं अनलिक्विडेट डैमेज। वापस समझना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझ सकते हैं और दूसरा ऑप्शन डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। ओके, डैमेज कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, लिक्विडेट डैमेज यानी पहले से प्री डिसाइडेड है, और अनलिक्विडेट डैमेज पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने के बाद अब दूसरी पार्टी कोर्ट के इंटरफेयर के थ्रू क्लेम मांग सकती है। अब अनलिक्विडेट डैमेज के कितने टाइप है या कितने टाइप का होता है? ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी डैमेज वो होता है जिसके अंदर जो नॉर्मल लॉस होना है वो ऑर्डिनरी नेचर का है, डायरेक्ट लॉस मिलता है एग्रीड पार्टी को। एग्जाम्पल, एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल करने का, डिलीवर करने का 50 टन वीट बी को 10,000 पर टन, प्राइस पेड करते टाइम 11,000 हो गई। अब ए डिलीवरी करने को मना कर रहा है तो बी ए से 1,000 रुपये मांग सकता है, जो प्राइस इंक्रीज हुई है उसका। ऐसा डैमेज कौन सा डैमेज कहलाएगा? ऑर्डिनरी डैमेज। और ऐसे डैमेज के बारे में पार्टी नॉर्मली केस में नॉर्मल कोई भी आइडिया लगा सकता है। जो एक्चुअल लॉस है उस लॉस को कहते हैं अपन ऑर्डिनरी डैमेज। लेकिन स्पेशल डैमेज वो डैमेज होता है जिसके अंदर डायरेक्ट लॉस के साथ साथ अगली पार्टी को इनडायरेक्ट लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट लॉस का जो पैसा लिया जाएगा वो पैसा भी क्या कहलाएगा? स्पेशल डैमेज। एग्जाम्पल दूँ आपको, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। भाई ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसको 10,000 टन वीट सप्लाई कर देगा, कितने रुपए पे? 10,000 रुपये पे। लेकिन डिलीवरी के टाइम में रेट बढ़ के 11,000 हो गई। अब ए डिलीवरी करने से मना कर रहा है तो 1,000 का तो हुआ उसको डायरेक्ट लॉस। ऐसा डैमेज कहलाता है ऑर्डिनरी डैमेज, वो उसके लिए कंपनसेशन मांग सकता है। लेकिन सोचो बी ने ए को ऑर्डर देने के बाद आगे उस वीट को सी को सप्लाई करने का एग्रीमेंट कर लिया 12,000 में, तो अब बताओ बी को एक्चुअली में कितना लॉस हुआ? 1,000 का तो डायरेक्ट लॉस और 1,000 का इनडायरेक्ट लॉस। कैसे इनडायरेक्ट लॉस? कैसे? अगर ए डिलीवरी कर देता तो क्या बी आगे माल सी को बेच सकता था? यस, बेच सकता था। और जैसे ही माल आगे बी सी को बेचता तो क्या उसे 1,000 का प्रॉफिट होता? यस, प्रॉफिट होता। लेकिन माल सी को डिलीवरी नहीं करने की वजह से उसे 1,000 रुपये का क्या हो गया? लॉस। बात समझ में आई? ओके, अब पढ़ो। इसके ऊपर एक केस स्टडी आ रखी है, हार्डले वर्सेस ब्लैक्सडेल। ये केस स्टडी याद करनी है, केस स्टडी याद करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। इस केस स्टडी में क्या हुआ था वो क्यों भी बात थी, डिले के टाइम पे जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ वो लॉस ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल ही आपको दे रखा है। तीसरे टाइप का डैमेजेस का नाम क्या है? एक्सप्लेनरी डैमेज। ये बहुत हैवी नेचर का होता है और केवल दो केस में मिलता है, जब शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हो या बैंक से आपका चेक डिसऑनर हो गया हो। इस टाइप के डैमेज को आप ये बाल सकते हो कि आपने नाम सुना होगा मानहानि का केस। किसी की इज्जत के ऊपर कोई केस आ जाए, किसी की रेपुटेशन के ऊपर अगर कोई केस आ जाए तो वो केस आपका कौन सा कहलाता है? एक्सप्लेनरी डैमेज। अरे एंड टाइम पे जाके शादी तोड़ दी, अब लड़की वालों की इज्जत कितनी भारी उछली, क्या केवल शादी का कंपनसेशन खर्चा देने से काम चल जाएगा क्या? वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। आपने किसी को चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर होना अपने आप में बहुत बड़ा केस बनता है, अगली पार्टी की इज्जत चली जाती है बाजार में, तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा पैसा मांग सकता है, एक्सप्लेशनरी। ये दो केस में लगता है। और नॉमिनल डैमेज ये बहुत छोटी अमाउंट का होता है, 100, 200, 500, 1,000 रुपये का। ओके, तो ये ध्यान रखना। वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म आएगा एग्जाम में, कहना मत बाद में नहीं बोला। दो टाइप का ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, एंटिसिपेटरी ब्रीच पहले मना कर दो। दो टाइप की रेमेडी, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझ लो, डैमेज के लिए क्लेम कर दो। डैमेज कितने टाइप का? दो टाइप का, बोलते चलो। लिक्विडेट डैमेज और अनलिक्विडेट डैमेज। अनलिक्विडेट डैमेज के वापस दो टाइप, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज जो साफ साफ दिख रहा है और स्पेशल डैमेज जो कि अबनॉर्मल केस का है, ठीक है। एक्सप्लेशनरी हैवी नेचर का होता है, दो केस में मिलता है, ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का करने पे और चेक डिसऑनर होने पे, ओके। और नॉमिनल डैमेज बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है। आ जाओ अगला टॉपिक, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न
एग्जाम्पल पढ़ना, मिस्टर ए एम्प्लॉयड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंदर। आफ्टर इज रेंडर सर्विस ऑफ 3 मंथ्स उसको पता चला कि डायरेक्टर वर नॉट क्वालिफाइड टू अपॉइंट हिम। हेयर मिस्टर ए could recover remuneration for their service rendered by him is quantum merit. This is called an implied agreement to pay their service rendered to goods supplied to a person who had not intention to do gradually. समझ के देखना। देखो क्वांटम मेरिट का मतलब ये होता है कि कंपनसेशन का पैसा देना कि अगर आपके सामने किसी बंदे ने कोई वर्क कर दिया है, काम कंप्लीट कर दिया है, तो उसको आप उसका काम कंप्लीट करने के बदले में उसको उसका पैसा देना पड़ेगा, चाहे उसने वो काम गलती से ही क्यों नहीं कर दिया, चाहे उसने वो काम किसी गलतफहमी की वजह से या किसी ये मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्यों नहीं कर दिया हो, लेकिन अगले बंदे ने अगर वर्क पूरा कर दिया है तो उसको ऐसे वर्क के बदले में उसको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। ये कहलाता है क्वांटम मेरिट। जैसे सोचो आपने किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ पे जॉब पे रख लिया, उस बेचारे ने 3 महीने 6 महीने 8 महीने काम भी कर लिया, बाद में जाके पता चला कि वो बंदा तो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं था, या आपकी गलती थी, आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं देखे, उस बंदे की गलती नहीं थी, आपकी गलती थी। अब आपने उसको काम करवा लिया, क्या उसको पैसा तो देना पड़ेगा? यस। कौन सा कहलाएगा? क्वांटम मेरिट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। कोर्ट डिसीजन दे सकती है स्पेशल केस के अंदर जहां पे कंपनसेशन नहीं दिया जाता, जहां पे डैमेज नहीं लगाया जाता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मतलब कोर्ट ऑर्डर देके कह सकती है कि काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा। पढ़ो पहला, डैमेज आर एन एडिक्वेट रेमेडी, जहां पे डैमेज सफिशिएंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन नहीं है, इनइक्विटेबिलिटी है पार्टी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जांपल शादी का, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी इन एक्सेस ऑफ द पावर लेड डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज टू कैरी आउट, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल परफॉर्मेंस के केवल 5 केस बनते हैं, इनमें से मैं एक बता रहा हूँ आपको, फिर ऑटोमेटिक 4 आपको समझ में आ जाएंगे। स्पेशल परफॉर्मेंस के केस के अंदर क्या होता है कि स्पेशल परफॉर्मेंस के केस के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर भी दिया तो कोर्ट आपको ये ऑर्डर देती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, आप डैमेज के लिए क्लेम नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल शादी का, अरे ए ने बी से शादी का वादा किया था, दोनों के बीच में एंगेजमेंट हुआ था, अब ए शादी से करने को मना कर देता है तो क्या ए ये बोल सकता है क्या और मेरे ब्याह पे तो सी से कर ले या मेरे ब्याह पे तो डी से कर ले? अरे कोई मजाक है क्या? हलवा है क्या? जिससे शादी तय हुई शादी तो उसी से होगी ना। क्या इस केस के अंदर आप डैमेज मांग के क्या कंपनसेशन को पूरा कर सकते हो क्या? नहीं। ओके, जैसे एक और चीज़ जहाँ पे डैमेज एक एडिक्वेट नेचर का है, जहाँ पे डैमेज इतना नॉमिनल है कि डैमेज की भरपाई नहीं की जा सकती। जैसे एग्जांपल, फैक्ट्री में काम करते वक्त अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाए फैक्ट्री के ओनर की गलती की वजह से, अब ओनर कहता है आप पैसे ले लो 5 लाख रुपए, जाओ आप, क्या 5 लाख रुपए से उस इंसान की भरपाई हो जाएगी या उसके बेटे को जॉब देनी पड़ेगी? आपको जॉब देनी पड़ेगी। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस होते हैं जहाँ पे आपको काम करना ही करना पड़ता है, वो चीज़ है। आगे अगला टॉपिक आ रहा है इंजेक्शंस। अरे डॉक्टर वाला इंजेक्शन नहीं है, ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेर ए पार्टी प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग एंड ही डज इट and thereby commits a breach of the contract, the aggrieved party may under the certain circumstances seek protection of the court to obtain an injunction forbidden to party for committing the breach। आपने पता होगा इंजेक्शन का नाम सुनने की बजाय आप ये वर्ड मुझे बताओ, क्या आपने स्टे ऑर्डर का नाम सुना है? स्टे ऑर्डर का नाम तो सुना होगा कि कोर्ट किसी काम को करने से रोकने के लिए अपना स्टे ऑर्डर दे देती है और जब तक स्टे ऑर्डर लगा रहता है तब तक दूसरा बंदा उस पर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कौन सा ऑर्डर आ चुका है? स्टे ऑर्डर। उस स्टे ऑर्डर को क्या कहते हैं? इंजेक्शन। मतलब जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी को दूसरी पार्टी के ऊपर काम करने से रोकना है तो कोर्ट के थ्रू वो उस पार्टी पर स्टे ऑर्डर लगा सकती है। स्टे ऑर्डर लगने का मतलब है जो काम है उस पोजीशन में वहीं का वहीं रुक जाएगा। यहाँ पे जाके आपके टाइप ऑफ डैमेजेस कंप्लीट हो गए। कितने टाइप का हो गया? ऑर्डिनरी डैमेज, नॉर्मल लॉस, स्पेशल डैमेज, ठीक है। फिर आपका वो एक्सप्लेनरी हैवी डैमेज वाला, नॉमिनल डैमेज, क्वांटम मेरिट, काम किया पैसा देना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस काम पूरा करना ही पड़ेगा, इंजेक्शन, स्टे ऑर्डर लगा दो। अगला कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बिल्कुल एक अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ध्यान देना, दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता। वो एक कहावत सुनी होगी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मतलब दो पार्टी ने एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। बाय द नेचर दोनों पार्टीज़ के बीच में ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई आर्टिकल ये प्रोवाइड कराता है कि अगर आपने किसी को नेसेसरी सप्लाई का कुछ आइटम दिया है तो उसके अंदर आप उससे अपना क्लेम मांग सकते हो। जैसे एक चीज़ एग्जांपल सोचना, पहली बात क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझना। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से एग्रीमेंट करती है, एक पार्टी ऑफरर होती है, दूसरी पार्टी क्या होती है, एक्सेप्टर। ठीक है, ऑफरर और एक्सेप्टर दो पार्टी होती है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, ना कोई ऑफरर होता है ना कोई एक्सेप्टर होता है, लेकिन बाय द नेचर ऑफ द कोर्ट उनके बीच में ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट साइन हो जाता है। ऐसे एग्रीमेंट को कहा जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, पहला केस, टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ लेना बेटा, बहुत ईजी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई, जैसे किसी के बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। अब पेरेंट्स की डेथ हो गई, माइनर है, 18 साल से छोटा है। अब उस केस में उसके मामा ने या उसके चाचा ने या उसकी मौसी ने उसकी देखभाल की, उनके पास वो बच्चा रहा। मामा मौसी चाचा जिसके पास भी रहा, उन्होंने उसको पढ़ाई लिखाई कराई, खाना पीना खिलाया, ड्रेस दिलाई, प्रॉपर पढ़ा लिखा के काबिल इंसान बनाया 18-19 साल तक का। क्या जब वो बड़ा होगा तो जितना खर्चा उसको पढ़ाने लिखाने में लगा है, क्या उसका कंपनसेशन वो मांग सकते हैं उससे? यस ऑफ कोर्स मांग सकते हैं, पर कहाँ तक? जितने की उस बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी है उतने तक। अगर उस बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उस बच्चे से 1 भी रुपया नहीं मांग सकते। समझ में आई बात? पर अब मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चे ने उनको ऑफर दिया था कि आप मेरी देखभाल करो? ना। क्या उनको पहले पता था कि मुझे इसकी देखभाल करनी पड़ेगी? ना। क्या बाय द नेचर ऑटोमेटिक दोनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? यस। और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो अगर उस पार्टी के पास, उस बच्चे के पास फ्यूचर में असेट्स अवेलेबल है, तभी आप कंपनसेशन मांग सकते हो। दूसरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। जैसे सोचो आपसे कोई दूसरा पार्टी पैसा मांगता था। जैसे 2 टाइप के बंदे थे, अंकित और आकाश अंकित से पैसा मांगता था, और अंकित आपका मिलने वाला था, भाई था, मौसी का लड़का था, दोस्त था, कुछ भी था। आकाश अंकित को पैसा मांगने के लिए बार बार परेशान कर रहा था। अब अंकित ने आपसे हेल्प मांगी कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे बिहाफ पे पैसा आप रीपे कर दो। आपने वो पैसा आकाश को रीपे कर दिया। बात समझ में आ गई? क्या बाद में थर्ड पार्टी को आपने अपना उसका पैसा रिम्बर्स कर दिया? क्या उससे वापस पैसा लेने का आपके पास राइट है? यस ऑफ कोर्स राइट है। क्या पहले इसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था? क्या नहीं, एग्रीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, अगर आपने थर्ड पार्टी का रिम्बर्समेंट आपने कर दिया है, जो कि पैसा उसको देना ड्यू था, क्या अब उससे वो क्लेम मांग सकते हो? यस ऑफ कोर्स मांग सकते हो। चलो ये आकाश अंकित एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल और लो। आप रास्ते पे जा रहे थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब नॉर्मल अपनी इंसानियत क्या कहती है, उस इंसान को आपने उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसके जो ड्रेसिंग वगैरह का खर्चा लगता था, स्लिप वगैरह का खर्चा लगता था, आपने दिया। आपका 2-2.5 हज़ार का खर्चा हो गया। थोड़ा सा उसको होश आया, उसके घर वालों को कॉल किया, उसके घर वाले जब वापस आए, आप 2 घंटे बेचारे हॉस्पिटल में बैठे भी रहे, क्या उसके घर वाले आने के बाद आप उससे, उनके घर वालों से पैसे मांग सकते हो? यस ऑफ कोर्स मांग सकते हैं। क्या एग्रीमेंट हुआ था क्या आपका? नहीं। पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स। मतलब अगर किसी दूसरे के काम का आपने बेनिफिट उठाया है, तो बेनिफिट उठाने के बदले में अब आपको उसको पैसा देना ही देना पड़ेगा। अब बाद में आप उसको पैसा देने से मना नहीं कर सकते हो। जैसे मेले के अंदर गए, मेले में बड़ा झूले वाला था। अब झूले वाला बार बार कह रहा था, लाओ बैठो बैठो बैठो, झूला खिलाना है। अब न उसने आपको बोला कि पैसे पहले दो, कुछ दो, आप बैठ गए, झूला खा लिया, पूरा एंजॉय कर लिया, पूरी राइड्स का आपने मज़ा ले लिया। उतरने के बाद क्या पैसा देना पड़ेगा? अरे देना ही पड़ेगा यार। क्या आप उसको ये कह के मना कर सकते हो क्या कि मैं तो ऐसे ही खड़ा था, आपने मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया? ना। अगर आपने एंजॉय उठाया है किसी चीज़ का तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा तो फेवरेट है, सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स। आपको किसी को कोई चीज़ मिल गई ना, आपको अगर रास्ते में पड़ी हुई किसी को कोई चीज़ मिल जाती तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को अपने पास तब तक संभाल के रखो जब तक उसका रियल ओनर नहीं मिल जाता। अगर आपकी कस्टडी में उस गुड्स को कुछ भी खराबी हो जाती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रियल ओनर को पूरा का पूरा पैसा आपको रीपे करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ओके। लायबिलिटी ऑफ पर्सन whom मनी इज पेड और थिंग्स इज डिलीवर्ड बाई मिस्टेक। अगर आपने सोचो गलती से बाई मिस्टेक किसी दूसरे बंदे को कोई गुड्स डिलीवर कर दिया, क्या उस बंदे से पैसा ले सकते हो? यस, बाई मिस्टेक दिया आपने। अरे अमेजोन वाला आया, घर की डिलीवरी गुड्स आपको देना था, बाई मिस्टेक वो पड़ोसी को डिलीवरी देकर चला गया। अब वो पड़ोसी से उसको 1 घंटे बाद पता चल गया, क्या वो डिलीवरी ऑफिस से लेने जाएगा? मना कर सकता है क्या अगला बंदा? नहीं। अगर उसने उस गुड्स को यूज़ कर लिया तो उसको उसका पैसा देना पड़ेगा। ये चीज़ होती है। तो इन 5 केस के अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट याद कर लेना बेटा, बहुत ईजी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बता दो फटाफट। सेक्शन 68 to 72, सेक्शन 68 to 72 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इतना सा मतलब होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट।
5 सेक्शन है 68 से 72। ओके, पेनल्टी एंड लिक्विडेट डैमेज इतना कुछ काम का नहीं है, पढ़ो तो पढ़ना, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ना। अब आ गए आपके पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से सारे क्वेश्चंस मैंने नोट्स के अंदर दे रखे हैं। और लगभग सोचो यहाँ तक के कितने क्वेश्चन, जब भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रनिंग है, देख लो सारे केस स्टडी के क्वेश्चन विथ आंसर टोटल 39 क्वेश्चन, जिसमें लास्ट वाला पढ़ के देखो। What do you mean by quasi contract? What are the silent feature of quasi contract according to Indian Contract Act? ये quasi contract का क्वेश्चन, ये केस स्टडी के क्वेश्चन देखो। वैलिडिटी बतानी सर्कमस्टांसेज के अंदर, बेटा इन क्वेश्चन को भी नोट्स के बाद आप एग्जाम टाइम में पढ़ गए ना, चैलेंज से कह रहा हूँ, आपका स्कोर अच्छा आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत मेहनत करके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, एक बार पढ़ लेना। जिसके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हो, कमेंट सेक्शन में नोट्स मांग सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट वीडियो और बनेगा आपका, जिसके अंदर इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में आपका डिस्कशन होगा, सेक्शन नंबर 124 के टू 147 लास्ट पार्ट बचेगा। जब तक इसको पढ़ाई करो, पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना। नोट्स अवेलेबल नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नोट्स मांग सकते हो। ओके, थैंक यू।